औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा सोशल बिहेवियर पेज नंबर 7 से। आज हमने पढ़ना है हेरिडिटरी कल्चरल एंड इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस ऑन बिहेवियर। ये हमारे फार्मेसी टेक्नीशियन कैटेगरी बी पार्ट सेकंड के लेक्चर चल रहे हैं बेटा। ये हमारा इस कड़ी का दूसरा लेक्चर है। तो विरासत, हेरिडिटरी कल्चर कहते हैं विरासती जो आपके रस्म रिवाजात हैं, एंड इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस और आपके माहौलियाती असरात किस तरह से डालते हैं ऑन बिहेवियर, आपके रवैये पर किस तरह से आपके रवैयों को मुतासर करते हैं। तो सोशल इन्फ्लुएंस क्या होता है? सोशल इन्फ्लुएंस अक्कर मुआशरती रवैया असरअंदाज होता है व्हेन समवन्स इमोशन, जब किसी के जज्बात, इमोशंस क्या हो गए? जज्बात, ऑप्शंस राय, आर बिहेवियर या रवैये आर इफ़ेक्टेड मुतासर होते हैं बाई अदर्स किसी दूसरे से। तो सोशल इन्फ्लुएंस जब रोनुमा होता है जब आपके जज्बात, राय, रवैये किसी दूसरे से मुतासर हो जाएं। जैसे मैंने पहले पिछले लेक्चर में बताया था, जो चोर होगा चोर माइंड का होगा, वो चोर की बातों से मुतासर होगा, शराबी शराबी की बातों से मुतासर हो जाएगा, नशा नशई की बातों से मुतासर हो जाएगा। और इसी तरीके से जो आशिक मिजाज लोग हैं वो किसी की लव स्टोरी सुन के मुतासर हो जाएंगे। जो स्टूडेंट माइंड के हैं लोग वो अपने उस्ताज़ा की बातें सुन के मुतासर हो जाएंगे। जो बिज़नेस माइंड लोग हैं किसी की बिज़नेस की बातों में आ जाएंगे। तो ये एक दूसरे से आप मुतासर होते हो और देखते हो। किसी का वे ऑफ टॉकिंग आपको अच्छा लगता है, अच्छा बोलता है भाई, किसी का बुरा लग जाता है। अच्छा लग जाए तो अख्तियार कर लेते हो, बुरा लग जाए तो उसको छोड़ देते हो। किसी का वे ऑफ ड्रेसिंग अच्छा लगेगा, ठीक है, किसी की चाल ढाल अच्छी लगेगी, किसी का रहन सहन अच्छा लगेगा, तो इंसान चाहता है कि मैं भी ऐसा हो जाऊं। या तो चीज़ें इख्तियार कर लेता है या चीज़ें छोड़ देता है। बुरी चीज़ों को, आदात को छोड़ता चला जाता है और अच्छी चीज़ों को अडॉप्ट करता चला जाता है। तो ये क्या कहलाता है? सोशल इन्फ्लुएंस। फिर आ जाएगा बेटा आपका हेरिडिटरी कल्चरल इन्फ्लुएंस ऑन बिहेवियर। आपका विरासती जो असर है वो रवैयों पर कैसे होता है। कल्चर मेक अस डिफरेंट फ्राम एनिमल। कल्चर हमें मुख्तलिफ बनाता है जानवरों से। इन अ वे दैट आवर ड्रेसिंग, कि हमारा ड्रेसिंग अच्छी है, हम जानवर ऐसा नहीं करते। ये चीज़ हमें जानवरों से मुमताज़ करती है। वे ऑफ ड्रेसिंग, ईटिंग, हम खाना खाने का अंदाज़ हमारा जानवरों से मुख्तलिफ है। एंड वे ऑफ लिविंग, और हमारा ज़िंदगी गुजारने का तरीका जानवरों से मुख्तलिफ है। इज़ डिफरेंट, मुख्तलिफ है। एंड मच बेटर, और बहुत बेहतर है दैन एनिमल्स, एनिमल से। तो ये हमारा हेरिडिटरी कल्चर का जो असरात हैं वही हमें जानवरों से बेहतर बनाते हैं। विच इंक्रीज द कम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, लेकिन इससे यही हमारा जो इंसानी बिहेवियर है इसकी पेचीदगी का सबब बनता है, इसे बढ़ाता है पेचीदगी को। ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ दीज कल्चरल एस्पेक्ट्स, क्योंकि असरात होते हैं इन कल्चरल एस्पेक्ट्स के। वो कौन कौन से असरात हैं? एग्जाम्पल के तौर पर बिहेवियर अकॉर्डिंग टू वे ऑफ लिविंग, रवैया ज़िंदगी गुजारने का, वे ऑफ लिविंग का, उसकी तरफ। कैसे पहले लोग सादा ज़िंदगी गुजारते थे, जंगलों वगैरह में कोई झोंपड़ी छोपड़ी बना ली, वहीं जंगल से लकड़ियाँ काटी, उनको खुद ही जोड़ा और साये का इंतज़ाम कर लिया। ना बिजली की ज़रूरत और ना ही पंखों की ज़रूरत, जंगलों में आराम से सुकून से रहते थे। लेकिन अब क्या है, जैसे किसी ने वे ऑफ लिविंग बेहतर बनाया, पक्के मकान आ गए, अब पक्के घर बना लिए, पक्के घरों में रहना तो शुरू कर दिया। लेकिन अब पक्के घरों में रहने के लिए अब गर्मी ज़्यादा हो जाती है, हवा नहीं लगती, तो उसके लिए क्या चाहिए? एसी भी चाहिए, पंखे चाहिए, ठीक है, और पानी के लिए ठंड फ्रिज चाहिए। अब ये क्या हो गई? कम्प्लेक्सिटी का शिकार हो गए हम, पेचीदगी का। जितना जितना हम जदीद होते जा रहे हैं उतना ही हम कम पेचीदगियाँ आती जा रही हैं, परेशानियाँ ज़िंदगी में आती जा रही हैं। सादा लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा आसान थी। तो ये क्या है, हम इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, मुतासर हो रहे हैं कल्चरल बिहेवियर से। तो दूसरा क्या है बेटा? कल्चर ऑफ मैरिज इन आवर सोसाइटी। हमारे जो मुआशरे में जो शादी का जो कल्चर है, इन्फ्लुएंस द ह्यूमन बिहेवियर, ये इंसानी रवैयों के ऊपर बहुत ज़्यादा असर डालता है। इन फॉलोइंग वे, मंदरजा झेल तरीक़ों से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको तीनों पॉइंट याद कर लेने हैं। रिस्ट्रिक्शन ऑफ फ्री सेक्सुअल रिलेशन लाइक एनिमल्स, एनिमल्स की तरह हमें रिस्ट्रिक्शन है, रुकावटें हैं फ्री सेक्सुअल रिलेशन की। हम जैसे जानवर हैं, बकरी की या मुर्गी की मिसाल ले लें, तो मुर्गा बड़ा होके सेक्सुअल रिलेशन अपनी बहन और माँ के साथ भी कायम कर लेता है। ऐसे जानवर भी हैं।
लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते। तो ये कल्चर ऑफ मैरिज हमें फ्री सेक्सुअल रिलेशन से रोकता है, रिस्ट्रिक्ट करता है। फिर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कहते हैं बेटा रुपए पैसे की स्टेबिलिटी आती है। जारी बात है, हमें जब अपना घर चलाना है, बीवी बच्चों को पालना है, तो हम पैसे भी कमाएंगे, अर्निंग करेंगे। अर्निंग का मतलब पैसे कमाना, जॉब हासिल करेंगे। फिर आ जाएगा फैमिली रिलेशन एंड सिस्टम ओरिजिनेट्स, फैमिली के ताल्लुकात बनेंगे और सिस्टम बनेंगे। ठीक हो गया। तो ये था हमारा बेटा हेरिडिटी, कल्चरल एंड इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस ऑन बिहेवियर। और अगला हमारा हम पढ़ेंगे बेटा हाउ हेरिडिटरी कल्चरल चेंज या चेंज द ह्यूमन बिहेवियर। कहता रिवाज, यही आपके हेरिडिटी कहते हैं जो आपको विरासत में मिलती हैं चीज़ें, जो रहन सहन होता है, किस तरीके से एक शख्स से दूसरे शख्स में ये मुंतकिल होते हैं और किस तरह से रवैये तब्दील होते हैं, किस तरह से इंसान गुस्सीला बनता है और किस तरह से अच्छा बनता है। ये विरासती और जो रहन सहन की तब्दीलियाँ हैं ये किस तरीके से इंसान पर असरअंदाज होती हैं, ये हम पढ़ते हैं बेटा। जेनेटिक्स इज़ आल्सो रेफर्ड टू एज हेरिडिटी। जेनेटिक्स जो है वो रेफ़र होती है हेरिडिटी से। हेरिडिटी क्या होती है? मुतासर होना, यानी कि हेरिडिटी विरासती मादा जो आपको विरासत में मिलती हैं। तो आपकी जो जेनेटिक्स है वो आपके विरासत में मिलती है। जेनेटिक्स कहते हैं जीन्स का इल्म, जो आपसे माँ और बाप से आया है। माँ से जीन्स 23 जो क्रोमोसोम माँ से आते हैं, 23 बाप से आते हैं। माँ के रवैयों से आएंगे आपके नाना अब्बू, नानी अम्मा, मामू, खालाएँ वगैरह। और बाप के जो जीन्स हैं उनसे आएंगे आपकी दादा अब्बू, दादी अम्मा, चाचू और फुफ्फो, ताया वगैरह। इनकी सारी खसूसियात आएंगी आप में। तो ये जेनेटिक्स जो है वो हेरिडिटी से रेफर्ड है। द इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी ऑन ह्यूमन बिहेवियर कैन बी ह्यूज। कहता है असरात जो हैं हेरिडिटी के, विरासत के, ऑन ह्यूमन बिहेवियर इंसानी रवैयों पर कैन बी ह्यूज, बहुत बड़े हो सकते हैं। इफ़ अ चाइल्ड डज नॉट हैव इनकरेजिंग, अगर बच्चे को आप हौसला अफजाई नहीं करेंगे, और मोटिवेशनल पेरेंट्स या मोटिवेट करने वाले पेरेंट्स ना मिलें, तो इन असरात बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। एज़ ही इज़ ग्रोइंग अप, वो पेरेंट्स जो इसकी नशोनुमा कर रहे हैं, अगर वो पेरेंट्स मोटिवेशनल नहीं हैं, उसकी हौसला अफजाई नहीं करते, कि छोटी छोटी बातों पे डांटते नहीं हैं, चलो बेटा कोई नहीं, गलत हो गया तो आपने कोशिश तो की है ना, इस तरह के रवैये अख्तियार करने चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते तो बहुत ज़्यादा गहरे असरात हो सकते हैं। तो कौन कौन से असरात हैं बेटा? फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर, इफ़ यू हैव 2 किड्स, अगर आपके 2 बच्चे हैं, एंड यू लेट सम टू अडॉप्ट वन, और अगर आप किसी एक को दे दो, भाई आप ये इसको परवरिश कर लो। इफ़ वन सेट ऑफ पेरेंट्स डज नॉट कैटर दैट चिल्ड्रन इमोशंस नीड्स, अगर एक पेरेंट्स का जो ग्रुप है वो ये करता ही नहीं है कि जो बच्चे की इमोशनल नीड्स हैं उसकी परवाह ही नहीं करता, एंड टीच दैट चाइल्ड हाउ टू कंट्रोल एंगर, और ये बताता ही नहीं बच्चे को कि गुस्से पे कैसे कंट्रोल करना है, एंड व्हाट टू डू विद इट, और इस गुस्से के साथ करना क्या है। बट द अदर सेट ऑफ पेरेंट्स डू, लेकिन जो दूसरा सेट था पेरेंट्स का जिनके पास दूसरा बच्चा था ऐसा सेम करता है। यू आर गोइंग टू सी अ मेजर डिफरेंस इन हाउ बोथ चिल्ड्रन ग्रो अप, आप इन दोनों बच्चों की नशोनुमा में अलग से फ़र्क देखोगे। एंड इंटरैक्ट इन सोसाइटी, और ये देखोगे कि ये किस तरह से सोसाइटी के साथ, तो आप बेटा इनमें वाज़े फ़र्क देखेंगे दोनों चिल्ड्रंस में कि 2 अलग अलग पेरेंट्स ने इनको ग्रो किया है। एक ने इनकी जो रवैये थे उनको ख्याल नहीं किया और दूसरे पेरेंट्स ने ख्याल किया है। तो दोनों का रवैये में अलग अलग फ़र्क देखेंगे और वाज़े फ़र्क देखेंगे। हैंस ताहम हेरिडिटी, विरासती कल्चर प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन डेवलपिंग और इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर, लेकिन फिर भी माशरती रवैयों से हट के एक और बात हो रही है बेटा कि जो आपको विरासत में जीन से जो आया हुआ है, कुछ जीन्स अच्छे होते हैं बेटा, कुछ जीन्स में अच्छाइयाँ होती हैं मौजूद और कुछ में बुराइयाँ मौजूद होती हैं। तो जीन्स का जो है वो हेरिडिटी कल्चर जो है वो बहुत अहम किरदार अदा करता है जो इंसान के जो बिहेवियर हैं, रवैये हैं, उन पर असरअंदाज होने में। तो फिर आ जाएगा बेटा इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस कौन कौन से हैं, माहौलियाती असरात कौन कौन से हैं जो असरअंदाज होते हैं। दीज आर द फैक्टर्स, ये वो फैक्टर्स हैं। आर इन्फ्लुएंसिंग स्टिमुलाई या इन्फ्लुएंसिंग स्टिमुलाई हैं। स्टिमुलाई वो चीज़ जो किसी भी चीज़ को तहरीक दे दे, वो क्या कहलाती है? स्टिमुलाई है। फैक्टर्स और स्टिमुलाई एक ही चीज़ हैं।
दैट इफ़ेक्ट ह्यूमन एंड सराउंडर देम, ये इंसान को मुतासर करते हैं, इंसान को, और जो इससे इर्द गिर्द घिरी हुई चीज़ें हैं। या एंड की जगह पे दैट लगा लें तो ज़्यादा बेहतर है कि ये वो फैक्टर्स हैं जो इंसान को इसके इर्द गिर्द जो चीज़ें घिरी हुई हैं उनसे मुतासर करते हैं। वो कौन से हैं? फ़िज़िकल इन्वायरमेंट। फ़िज़िकल इन्वायरमेंट वो चीज़ें हैं बेटा जो देखी जा सकती है, वो क्या कहलाएगी? फ़िज़िकल इन्वायरमेंट। फ़िज़िकल इन्वायरमेंट इज़ यूज्ड दोज इन्वायरमेंट फैक्टर्स। फ़िज़िकल इन्वायरमेंट में वो इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं दैट कैन बी सीन एंड विजुलाइज, जिनको हम देख सकते हैं। फिर आ जाएगी मेल न्यूट्रिशन। मेल न्यूट्रिशन कहते हैं बेटा खुराक का कम होना। मेक पीपल रूड एंड साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब, ये लोगों को रूड बना देती है, अक्खड़ मिजाज। रूड का मतलब क्या हो जाता है? अक्खड़ मिजाज, ठीक है। अच्छा। और साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हो जाएंगे बच्चे। कम खाना लोगों को लड़ाका और बदतमीज़ बना देता है, ये कह सकते हैं आप बेटा। फिर आ जाएगा नॉइस, गुस्सा बेटा, क्रिएट्स एंजाइटी एंड एंगर लीडिंग टू कर्लिंग, ठीक है। शोर जो है वो परेशानी और गुस्से का सबब बनता है जिससे लड़ाई हो सकती है। इस तरह की चीज़ें हैं ये सारे के सारे आपके इन्वायरमेंटल असरात हैं बेटा, माहौलियाती असरात हैं। कुछ लोगों को भूख का शिकार रहते हैं, खाना कम मिलता है, गुर्बत है, वो जो है अक्खड़ हो जाएंगे, लड़ाका हो जाएंगे। जो लोग शोर में रहते हैं, जैसा कि कोई ऐसी मशीनरी में काम करता है जहाँ हर वक्त शोर ही रहता है, उनको गुस्सा आएगा, लड़ाई होगी। फिर आ जाएंगी कुछ अद्वियात भी असर डालती हैं। अद्वियात कौन सी हैं? नारकोटिक्स। नारकोटिक्स कहते हैं नशावर अद्वियात, ड्रग्स स्पेशली नारकोटिक्स, ऐसी अद्वियात ख़ास तौर पर जो कि नशावर हों। इफ़ेक्ट टेम्परेरीली, ये असर डालती हैं आर्जी तौर पर, एंड परमानेंटली, और मुस्तकिल तौर पर भी डालती हैं। लीडिंग टू बैड सोशल रिलेशन, और इससे बुरे जो माशरती रवैये जन्म लेते हैं। फिर टीवी बहुत असर डालता है। टेलीविज़न एंड कमर्शियल कैन चेंज द बेसिक थाट्स, टीवी और जो मशहूरियाँ हैं कमर्शियल जो इस पे आती हैं आपके बुनियादी थाट्स को तब्दील कर देती हैं। एंड व्यूज़, और आपके व्यूज़ को तब्दील कर देती हैं। ऑफ एनी पर्सन, किसी भी शख्स के। कम्युनिटी डिफाइन पर्सनस बिहेवियर, जो आपकी कम्युनिटी है वो आपके बिहेवियर की तारीफ़ करती है। अ पर्सन बिहेव अकॉर्डिंग टू बिहेवियर ऑफ कम्युनिटी, कोई भी शख्स इसी तरीके के रवैये अख्तियार करता है जैसे उसके माशरे में हो रहे होते हैं रवैये। तो इसमें ये देखें बेटा, मूड, ठीक है, मूड इफ़ेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। मैसेंजर से मोटिवेशन, प्राइमिंग, सेलिंग, चॉइस, ईगो, हैबिट, इंसेंटिव्स, ये सारी की सारी चीज़ें ये बेटा माहौल हैं, और माहौल से आपके सारे मूड पर असरात होते हैं, रोनुमा होते हैं। तो फिर आ जाएगा बेटा आपका फिजियोलॉजिकल इन्वायरमेंट। फिजियोलॉजिकल इन्वायरमेंट कैसे असरात डालती है बेटा? अ पर्सन इफ़ एक्सपेक्टेड टू बी लाइक हिज पेरेंट्स, अगर कोई भी शख्स, अगर हम ये समझें कि ये अपने पेरेंट्स जैसा होगा, एंड ही मेक हिज बिहेवियर सिमिलर टू पेरेंट्स, तो वो अपना बिहेवियर पेरेंट्स की तरह ही बनाएगा। तो ये हमारे जब भी हम कोई देखने जाते हैं ना, कोई रिश्ता वगैरह, जैसे शादी करनी है, हम देखते हैं इसके माँ बाप शरीफ हैं, इसके माँ बाप का रवैया अच्छा रहा है लोगों के साथ, तो इसका मतलब इसका भी अच्छा ही होगा। तो कोई भी पर्सन अपने पेरेंट्स जैसा होगा और अपना बिहेवियर सेम पेरेंट्स जैसा ही बनाएगा। डिफरेंट एटीट्यूड ऑफ पेरेंट्स, मुख्तलिफ जो पेरेंट्स हैं उनके रवैये, आर यंगर्स एंड एल्डर ब्रदर्स, या छोटे बहन भाइयों के या बड़े बहन भाइयों के जो रवैये हैं। ही मेक्स अ चाइल्ड डिप्रेस्ड एंड कैन बी सफ़र फ्राम कम्प्लेक्सेस, तो ये जो बच्चे को डिप्रेस कर सकते हैं और कम्प्लेक्सेस का शिकार कर सकते हैं। अगर आपका डिफरेंट, आपके पेरेंट्स जो हैं डिफरेंट एटीट्यूड करते हैं छोटे बहन भाइयों के साथ और बड़ों के साथ, किसी को प्यार कम देना, किसी को ज़्यादा देना, तो ये दूसरे बच्चों को कम्प्लेक्सिटी का शिकार कर देंगे और डिप्रेस कर देंगे कि बा उसको ज़्यादा चीज़ें ला के देता, मुझे नहीं ला के देता, उसको ज़्यादा पारियाँ करता, मुझे नहीं करता। तो इस तरीके से ये असरअंदाज होते हैं बेटा। फिर आ जाएंगे सिबलिंग। सिबलिंग कहते हैं ब्रदर एंड सिस्टर, ब्रो एंड सिस, ठीक है, सिबलिंग कहते हैं इनको। है फिजियोलॉजिकल इन्फ्लुएंस, इनमें फिजियोलॉजिकल इन्फ्लुएंस होता है ईच अदर, एक दूसरे पर। एंड हैव मैनी थिंग्स इन द सिमिलर, और इनकी कुछ बहुत सारी चीज़ें सिमिलर होंगी एक दूसरे के। तो ये था हमारा बेटा
ये था हमारा बेटा हाउ हेरिडिटरी कल्चरल चेंजेस चेंज द ह्यूमन बिहेवियर। फिर अगला आ जाएगा हमारा बेटा मेंटल हेल्थ एंड अप्लाइड साइकोलॉजी, दिमागी सेहत और अप्लाइड साइकोलॉजी। दिमागी सेहत कैसे असरअंदाज होती है बेटा। मेंटल हेल्थ बेटा उसको कहते हैं वो सूरत हाल जिसमें इंसान बेहतर तरीके से दबाव के बावजूद काम कर सके और ख़ुद को ज़िंदा रख सके, वो क्या कहलाता है, मेंटल हेल्थ। मैं दबाव जो है बेटा किसी भी तरीके से आ सकता है, कोई फैमिली रिलेशन में ख़राबी की वजह से दबाव आ सकता है, कोई जॉब की परेशानियां हो सकती हैं, लेकिन दबाव को ख़ुद से दूर रखना आसान नहीं, लेकिन दबाव आ भी सकता है, लेकिन ये है कि उसको बर्दाश्त कर जाए तो मेंटली बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना, नॉर्मल परेशानी होना कोई मसला नहीं है, लेकिन शदीद परेशानी, नाउम्मीदी और ख़ुद को बेकार समझना दिमागी सेहत की ख़राबी की तरफ इशारा करता है। ये चीज़ें बेटा दिमागी सेहत की ख़राबी में कुछ 5-6 चीज़ें हैं जो रोनुमा होती हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो हम पढ़ते हैं इसको। ये कहता है मेंटल हेल्थ इज़ द स्टेट ऑफ वेल बीइंग। मेंटल हेल्थ वो स्टेट है अच्छा होने की, इन विच जिसमें एन इंडिविजुअल कोई भी शख्स रियलाइजेज उसको ये एहसास हो हिज या हर ओन एबिलिटीज़ अपनी सलाहियतों का उसको पता हो, कैन सर्वाइव और ज़िंदा रह सके विद नॉर्मल स्ट्रेस इन लाइफ, जो ज़िंदगी में आम नॉर्मल दबाव हैं उनके तहत ज़िंदा रह सके, तो क्या कहलाएगा, मेंटली सेहतमंद है ये बंदा। कैन वर्क प्रोडक्टिवली और काम कर सके बेहतर तरीके से, एंड फ्रूटफुली और अच्छे तरीके से काम कर सके, मुनाफा बख्श तरीके से, एंड इज़ एबल टू मेक कंट्रीब्यूशन टू हिज आर हर कम्युनिटी और अपना हिस्सा डाल सके अपने सोसाइटी में, तो वो उसको हम क्या कहेंगे, मेंटली ये बंदा सेहतमंद है, ये सारे काम करता हो। कहता है इट इज़ डेफिनेटली नॉट ईजी टू अवॉइड फीलिंग ऑफ स्ट्रेस। ये इतना आसान नहीं है जो स्ट्रेस है, दबाव की जो फीलिंग्स हैं उससे दूर रहना। एंड प्रेशर कैन बी बिल्ड अप इन मैनी एरियाज़ ऑफ लाइफ, और प्रेशर ज़िंदगी में कई एरियाज से आ सकता है। सोशली माशरती तौर पर भी आ सकता है, इन स्कूल में भी आ सकता है, एट होम घर में भी कोई दबाव आ सकता है। एंड वाइल मेकिंग बिग लाइफ डिसीजन, और ज़िंदगी के कुछ बड़े फ़ैसले हैं वो करते वक्त भी दबाव आ सकता है। जैसे कोई बंदा बड़ा कारोबार करना शुरू करता है और कहता है जी मैं 5 करोड़ या 10 करोड़ लगाऊं और पता नहीं डूब ही ना जाए कहीं, तो दबाव कहीं से भी आ सकते हैं। वरिंग अबाउट दीज प्रेशर्स इज़ नॉर्मल। इन प्रेशर्स से परेशान होना एक नॉर्मल सी बात है। बट फीलिंग वेरी सैड, लेकिन इतना ही परेशान हो जाना जिसमें होपलेसनेस आ जाएगी, होपलेस हो जाओगे, बिल्कुल ना उम्मीद हो जाओ, वर्थलेस, ख़ुद को बेकार समझने लगो, माइट बी द साइन ऑफ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम। ये साइन हो सकते हैं कि आप मेंटली ठीक नहीं हो। ये अगर ऐसा हो रहा है आपके पास, नॉर्मल परेशानी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बिल्कुल ही नाउम्मीद हो जाना, इसका मतलब आपको दिमागी मसला मौजूद है। मेंटल इलनेस कैन अकर, दिमागी बीमारी आ सकती है व्हेन द ब्रेन, जब आपका दिमाग और पार्ट ऑफ ब्रेन या दिमाग का कोई हिस्सा इज़ नॉट वर्किंग वेल, बेहतर तरीके से काम ना कर रहा हो, आर नॉट वर्किंग इन द रॉन्ग वे, या काम तो कर रहा हो लेकिन गलत तरीके से काम कर रहा हो, या तो काम ही ना कर रहा हो और कर भी रहा हो तो गलत तरीके से कर रहा हो। व्हेन द ब्रेन इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली, जब दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा होता, 1 or more ऑफ इट्स 6 फंक्शन विल बी डिसरप्टेड। इसके 6 फंक्शन में से कोई एक फंक्शन डिसरप्ट होता है। ठीक है, 1 or more, एक या एक से ज़्यादा, इन 6 फंक्शनों में से एक या एक से ज़्यादा कोई ना कोई डिसरप्ट हो चुका होता है। उसमें क्या है, थिंकिंग, आपका सोचना, परसेप्शन, किस तरीके से आप परसेप्ट करते हो, अंदाज़ा लगाते हो, इमोशंस क्या है, जज्बात, ठीक है, सिग्नलिंग, इशारे, फ़िज़िकल, आपके तबी जो खदोखाल हैं, सूरत हाल हैं, और बिहेवियर, और आपके रवैये कैसे हैं। तो इन चीज़ों की ये जो 5-6 मेंटल हेल्थ हैं, इनमें से कोई ना कोई एक या एक से ज़्यादा ख़राब हैं, इसलिए आपको दिमागी मसला आ रहा है। फिर लाजमी आपको साइकेट्रिस्ट के पास दिखाना पड़ेगा, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा कि मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस हूँ। वो आपके पास कुछ टाइम बिताएगा आपके साथ, कुछ आपको मेडिसिन देगा जिससे आप बेहतर हो जाओगे। तो आज के लिए हमारा इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।